यस सर। फोर के अंदर किसी को डाउट है? यस सर। AS4 के अंदर है डाउट बेटा अंजलि? नो सर। ओके ठीक है, चलो गोइंग अहेड, पहले थोड़ा सा अपन सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिर बाद में देखते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। और हेलो, कौन बोल रहा? सर बंसरी। हाँ बोलो ना, बोलो थोड़ा जोर से बोलो ना प्लीज। सर AS4 में थी क्वेरी। एक सेकंड ना, एक सेकंड से बोलो। AS4 में कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे बंसी आप? सर 19th। एक सेकंड, वो अच्छा वो वाला है कि पत्थर लग जाता बीच में, उस टाइप वाला है क्या? हाँ सर, एक्स्ट्रा कॉस्ट वाला। हाँ हाँ हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे आप बंसी? सर सपोज 10-11 में अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसमें अपन 50% काम कंप्लीट कर दिया और उस पे का अपन ने प्रॉफिट रियलाइज कर लिया अपने बैलेंस शीट में। और सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूव करने से पहले अपन को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, तो वो अपन एडजस्टमेंट करेंगे कि नहीं उसकी? देखो पहली बात, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात है क्या आपकी? हाँ सर। मतलब प्योरली, मतलब आप बोल रहे हैं कोई तो भी ऐसा कंस्ट्रक्शन चालू है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है या फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, उस तरीके की बात बोल रहे हैं क्या आप? या फिर हाँ यही सर, क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे हैं आप? तो दोनों में से कोई क्योंकि भी सुनो, चलता। एक मिनट मैं मेरा व्यू रख देता। देखो अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर डेल्ट विद बाय AS7, समझ में आ रहा है कि AS7 है उसके लिए। अगर आप AS7 के लिए बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जहाँ पे रोड बना रहे, जहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे, जहाँ पे घर बना रहे, जहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर की बात है। रियल एस्टेट डेवलपर के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कैसा रहता पता है क्या? सपोज आपका 150 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको अवार्ड हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक रोड बनाने का, अकोला से लेकर नागपुर तक के का। ठीक है, अब ये 150 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको लगता है कि नहीं आपको 170 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तो 20 करोड़ का प्रोविजन ऑफ लॉस, 20 करोड़ का प्रोविजन ऑफ लॉस आपको पहले ही प्रोवाइड कर देना पड़ता है। मैं किसकी बात कर रहा? आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट दी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट आर डेल्ट बाय दी AS7। AS7 बोलता सारे खर्चे जो भी फ्यूचर में आपको लगता है कि आपको लॉस होने वाला है, तो भी अभी ही प्रोवाइड करके रखो। आई एम टॉकिंग अबाउट दी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। I am talking about with the point of view of a contractor who is engaged in real estate development, in construction of road, in construction of bridges and all that. ठीक है, तो उसके लिए AS7 लागू है, जहां पे आपको पहले ही अगर आपको लगता है कि 150 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको 170 का प्राइस लगने वाला है, मतलब 20 का नुकसान होने वाला है, तो आपको पहले ही वो प्रोवाइड कर देना पड़ता है। मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनिंग वगैरह ये चीजें नहीं आती। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज रिलेटिंग टू माइनिंग, क्योंकि ऑयल कंपनी है, ऑयल कंपनी समुद्र के अंदर से या फिर खदान के अंदर से तेल निकालती है। कंस्ट्रक्ट AS7 डज नॉट डील विद द पर्पस ऑफ माइनिंग। जो लोग माइनिंग करते हैं वो कंस्ट्रक्शन में नहीं आते, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो AS7 में नहीं आते तो फिर उनको कहीं ना कहीं कवर करना पड़ेगा, तो AS4 के अंदर अपन लोग उनको देख लेते। यहाँ पे बात ऐसी है कि कंपनी वाज एंगेज्ड इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ। डीप बीनीथ द अर्थ कंस्ट्रक्शन नहीं होता, उसको माइनिंग बोलते। ठीक है, माइनिंग के लिए AS7 लागू नहीं है। While doing the boring work on 1/9/2009, it had met with a rocky surface for which it had estimated that there would be an extra cost of 80 lakh rupees. Advise how the event be dealt in 2010-11। अब देखो यहाँ पे तो बात अलग ही हो गई। कैसा हो गया? The accounts for the period were considered and approved on 20th August 2009। मैंने इसमें कुछ करेक्शन कराया था क्या? हाँ सर, वो 20 11-11 अगस्त कराया होगा ना, 2011। 11-11 कराया होगा। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के बाद में आपको पत्थर लग रहा है, तो यहाँ पे ईओ एबीडी ही नहीं है, तो ये सिनेरियो इसको लागू नहीं है। हाँ आप क्या बोल रहे थे, अब बोलो। सर वो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है वो बोर्ड मीटिंग अप्रूव होने से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले हुई है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भी नॉन एडजस्टिंग अप्रूव इवेंट होने से रहता है, पहले। नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बट सर उसका प्रॉफिट अपने किया है ना, किसका? रिकॉग्नाइज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, इतना कॉन्ट्रैक्ट का। whether the situation was existing as on the balance sheet date। आपको बैलेंस शीट डेट पे पता था कि रॉकी सरफेस लगने वाला है। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया तो ऐसे ही समझ के लिया था बंसी कि रॉकी सरफेस नहीं है, मेरा काम एकदम 60% बराबर हो जाएगा।
31 मार्च को मेरे को कोई आइडिया थी कि रॉकी सरफेस लगने वाला है करके? ऑफ कोर्स नॉट। तो ईओ ईबीडी रहेगा वो, लेकिन वो नॉन एडजस्टिंग रहेगा। गेटिंग? सर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने के बाद भी? क्या बोल रहे? ये प्रॉफिट का इसमें प्रॉफिट सवाल ही रिकॉग्नाइज कहाँ आ कर रहा? लिया। इसमें प्रॉफिट का कहाँ सवाल आ रहा? प्रॉफिट का तो हिसाब से मैं सोचता ही ना। आप प्रॉफिट का यहाँ पे क्यों सोच रहे हैं? क्या ईओ एबीडी में कहीं प्रॉफिट की बात आई? क्या प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया, नहीं कर लिया, ऐसा कहीं भी नहीं है ना। क्या बोलता है ईओ एबीडी? ऑल द सिग्निफिकेंट इवेंट्स that are happening between the date of the balance sheet and date of approval of accounts by the board of directors, but whose conditions are existing on the balance sheet date. प्रॉफिट से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। प्रॉफिट में रिकॉग्नाइज करो नहीं करो, this AS does not deal with whether you are recognizing the profit or not. प्रॉफिट से मेरा यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। आप करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 31 मार्च को आपको मालूम था जमीन के अंदर पत्थर लगने वाले हैं, समुद्र में पत्थर लगने वाले हैं? आंसर इज नो। हेंस इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, 100% श्योर। ओके सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? लोकेश गांधी, साक्षी सिसोदिया, केशव राठी, कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। लोकेश है बैच में? नहीं है। ओके ठीक, चलते अब अपन लोग AS5 के साथ में स्टार्ट करो। देखो अब AS5 मैंने उस दिन भी हुआ था कि 2 तरीके की एक्टिविटीज है। अब मैंने जैसा उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि जो AS4 है वो पिक्चर में कब आ रहा? 31/3 के बाद में। 31/3 के बाद में कौन सा AS चालू हो जाता है आपका? AS4। 31/3 के पहले AS5। 31/3 के पहले मतलब 1/4 से लेकर होने वाले इवेंट्स कहां तक के? साल खत्म होने तक के। ये सारे इवेंट्स के लिए कौन से है? AS5। समझ में आ रहा? अब AS5 मतलब साल भर के इवेंट्स यहाँ पे बात चलेगी। साल भर के इवेंट्स में 2 तरीके के इवेंट्स अपन लोग कंसिडर कर रहे हैं। एक तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो कि रेगुलरली किया जाता है, जिसके लिए अपन बिजनेस कर रहे हैं, जिसके नाम से बिजनेस जाना जाता है, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर जो भी होगा वो होगी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो कि रेगुलरली होती रहती है, रिकरिंग इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, वो हो गई ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। और दूसरी रहती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो बहुत सारे सालों में एक आध बार होती है। एग्जांपल भूकंप, एग्जांपल फ्लड, एग्जांपल फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, मतलब ऐसी सिचुएशन, वॉर हो गया, है ना, ऐसी सिचुएशन जब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके एग्जांपल ध्यान में रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, चोरी होना बिजनेस के अंदर क्या ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी है कि क्या है? बताओ तो। चोरी होना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। किसको लगता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी है करके चोरी हो जाना कंपनी? यस सर, ऑर्डिनरी है। बराबर। हाँ अंजलि, क्यों लगता है आपको ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ये? सर बिजनेस से थोड़ा तो चोरी वगैरह इधर उधर हो ही सकता वेरी है। गुड, बराबर है। अरे ये चोरी चकारी जो है ना, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है बिजनेस में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब भूकंप। क्या भूकंप की और 100 रुपए की चोरी की कंपैरिजन हो सकती क्या? नहीं। क्या भूकंप की और बाढ़ की, सॉरी, भूकंप बाढ़ इनकी चोरी से कंपैरिजन हो सकती क्या? चोरी हो गई है क्या पाकिस्तान के साथ में भारत का युद्ध छिड़ गया क्या? क्या वर्ल्ड वॉर 4 चालू हो जाएगा क्या? क्या उनकी कंपैरिजन है कि नहीं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो, जिसको कोई भी कंपैरिजन नहीं है। समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट की चोरी जो है वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। समझ में आ रहा है क्या? चोरी यहाँ पे ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही कहलाती है। ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देना चल सकता, बट इट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? पे हाँ बोलो ना सर। चोरी रिकरिंग थोड़ी ना है। रिकरिंग नहीं है, लेकिन छोटा मोटा स्टॉक है। जैसे अब किराने की दुकान आप लेके बैठी, सुपर शॉप की, ठीक है, माउली सुपर शॉप भी चलेगी आपने, उसके अंदर कभी कभी छोटी मोटी चोरी तो चलती रहती। एक हाथ कभी कोई बिस्किट का पूरा गायब हो गया, कभी कोई चीज गायब हो गई, कभी कोल्ड ड्रिंक गायब हो रहा, छोटे मोटे चोरी तो चलने वाली है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्या तू उसकी बराबरी भूकंप के साथ कर सकता है क्या? वॉर के साथ कर सकता है? मेरे को समझ में आ रहा है कि इतना ज्यादा रिकरिंग नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती, चलती रहती है। समझ में आ रहा ना कि वो लेवल के एक्टिविटी नहीं है। भूकंप बाढ़ के साथ में आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वॉर के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा है।
Extraordinary items should be disclosed in statement of profit and loss for the period and should be dealt in by separately. मतलब क्या हो गया सेपरेटली डिस्क्लोज करना, मतलब P&L के अंदर एक सेपरेट लाइन आइटम बनाना पड़ेगा, सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेपरेटली लाइन आइटम रखना पड़ेगा. You did not merge it with any other item. दूसरे कहीं भी इसको मर्ज करना नहीं चाहिए. ठीक है, ओके. चलो, अब एक्सेप्शनल आइटम्स है, लेकिन खास बात क्या है मालूम है क्या है? ये सब ऑर्डिनरी ही आइटम्स है, ऑर्डिनरी है, बस इनका थोड़ा सा आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन देना चाहिए. तो पहली बात, एक्सेप्शनल आइटम क्या रहते हैं? ऑर्डिनरी आइटम ही रहते हैं. The following items are ordinary items as they expected to occur as a part of business. Business है तो चलने ही वाला है. But based on the size, nature, incidence of the transaction, these require separate disclosures. These items are generally termed as exceptional items. Separate disclosure कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्डिनरी ही रहेगा. जैसे लिटिगेशन का सेटलमेंट कोर्ट के अंदर था, हमने सेटलमेंट कर दिया, ठीक है. रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन ज्यादा कम तो बनती रहती है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचने के ऊपर फायदा नुकसान, फिक्स्ड एसेट बेचने के ऊपर फायदा नुकसान, ये पेपर में पूछते हैं. सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, वेदर इट इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, कौन बोलेगा? ऑर्डिनरी एक्टिविटी. ऑफ कोर्स. अब लोगों का दिमाग कैसा चलता, बोले फिक्स्ड एसेट बेचने के लिए थोड़ी खरीदे थे, ऐसा नहीं था वैसा था. अरे बिजनेस है, सामान भंगार होगा ही, बेचना पड़ने वाला है. इन्वेस्टमेंट बेच रहे, सेटलमेंट कर रहे आउट ऑफ कोर्ट, प्रोविजन का रिवर्सल कर रहे हैं, ये सब चलने ही वाला है. बिजनेस है तो ये है. राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंटरीज टू एनआरवी एज वेल एज रिवर्सल ऑफ दिस. राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंटरीज टू एनआरवी मतलब हमारी है ना इन्वेंटरी थी, कुछ इन्वेंटरी उसमें की खराब हो गई, तो हमने उसको एनआरवी के ऊपर लिख के लाया, एनआरवी के ऊपर राइट डाउन किया. इससे 100 रुपए का माल पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो कैसा हो गया, बारिश में खराब हो गया, अब उसकी वैल्यू 20 रुपए मिलने वाली है मार्केट में, तो मैंने उसको 20 के ऊपर राइट ऑफ कर दिया, 80 रुपए पीएनएल को डेबिट कर दिए. तो 100 से 20 के ऊपर एनआरवी के ऊपर लाना. 100 रुपए क्या था, उसका कॉस्ट था, मैंने उसको एनआरवी पे लाया क्योंकि माल खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, ऑब्सोलीट हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था. तो 100 से 20 के ऊपर लाना, ये भी क्या हो गया, ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो गई हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है. Restructuring of activities, restructuring activity of an entity and the reversal of any provision for the cost of restructuring. Restructuring activity, restructuring क्या था वो अपन ने देखा था ना, प्रोविजन बनाते, रिलोकेशन ऑफ बिजनेस वगैरह, वो सब चीजें, वो भी ऑर्डिनरी में ही आने वाला है. बहुत बड़ी बात है. रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी, रिलोकेशन एक्टिविटी, ये सब भी ऑर्डिनरी ही रहने वाली है. रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन उसका रिवर्स करे, ये सब चीजें भी हो सकती है. एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, मैंने बोला था चोरी. Voluntary retirement expenses, retrospective increase in salaries, suit for damages for breach of contract, pilferage, pilferage मतलब stealing of stock, and all those things are also क्या बोला मैंने, ये सब ordinary activities है. ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ये पेपर में पूछते. ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ये सर टेररिस्ट अटैक. हाँ हाँ सर टेररिस्ट अटैक आप बोलो क्या रहेगा, ऑर्डिनरी रहेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी की एक्सेप्शनल? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता ना आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको बराबर लगता. टेररिस्ट क्या रोज थोड़ी हमला कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में. ठीक है, चलो. Circumstances which may give rise to separate disclosures of items of income and expenses include writing down of inventories to NRV as well as reversal of such write-downs. Restructuring entity activities of an enterprise, अपन देखा था restructuring activity मतलब बिजनेस का चेहरा मोहरा बदल देना, नया बिजनेस चालू करना या फिर नई जगह के ऊपर लेके जाना, कुछ लाइन ऑफ प्रोडक्ट बंद करना, कुछ लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड करना, ये सब. डिस्पोजल ऑफ, हाँ बोलो अंजलि. सर रिस्ट्रक्चरिंग कैसे ऑर्डिनरी होगा सर? बेटा देखो, मेरे है ना, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, मेरे कितने प्रोडक्ट है मालूम है क्या? मेरे 500 प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट के 10-10 टाइप है. हमारा साबुन है तो भी हमारे 20 टाइप के साबुन, लीरेल, हमाम, लक्स, ये वो. लक्स के अंदर और 4 प्रकार है. लक्स में भी सादा लक्स है, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी वाला लक्स है, फिर कौन सा वेनिला वाला लक्स है. लक्स में भी 4-4, 5-5 आइटम है. अब मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला लक्स को बंद कर डाला, तो ये भी रिस्ट्रक्चरिंग हो गया एक तरीके से. एक प्रोडक्ट को बंद कर डाला, दूसरे प्रोडक्ट को उसके बदले हमने कोई अलग सुगंध वाला साबुन लाके रखा, वो भी जो रिस्ट्रक्चरिंग में आएगा ना. रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या, कुछ चीजों को बंद करना, कुछ चीजों को ऐड करना. हमने रिस्ट्रक्चरिंग में ये सोचा कि यार अब हमको है ना मुंबई में काम करना नहीं जमता, हम आसाम में जाके काम करेंगे.
समझ में आ रहा है ना? ऑल्दो ऑर्डिनरी नहीं है वो, लेकिन ऑर्डिनरी से थोड़ा सा ज्यादा एक्सेप्शनल है। मैं बताता आपको, देखो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। ये है ना बहुत ही एक ना टू एंड्स है, ये टू एंड्स। ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही साधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब भलता कुछ तो भी, और इनके बीच में है क्या? एक्सेप्शनल। समझ में आ रहा है ना? वो एक्सेप्शनल करके आप दे सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा रिकरिंग नहीं है। समझ में आ रहा है कि अंजलि आपको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूकंप नहीं बोल सकते ना, कंपनी में भूकंप थोड़ी आ गया, एक साबुन बंद करके दूसरा साबुन आ गया। मुंबई में नहीं पुरता था, हम आसाम में जाके बैठ गए, अच्छी ठंडी हवा खा रहे। समझ में आ रहा है ना? तो बात ऐसी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है वो, लेकिन ऑर्डिनरी जैसा है, लेकिन उसका एक्सेप्शनल में है। एक्सेप्शनल में क्यों डाला मैंने उसको अंजलि? क्योंकि वो इतना भी रिकरिंग नहीं है ना, इतनी भी रोजाना वाली बात है क्या रोज आसाम जा रहे हैं, एक आधे बार होता। तो देखो एक्सेप्शनल आइटम क्या बोला मैंने आपको, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, इनके बीच वाला है, लेकिन उसका जो फैमिली है ना वो ऑर्डिनरी वालों की फैमिली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वो कभी नहीं जाता है। एक्सेप्शनल की फैमिली क्या है? फैमिली हेड उसका ऑर्डिनरी है, फैमिली हेड उसका ऑर्डिनरी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा अलग उसको टेस्ट आता है, टेस्ट का चेंज है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलने का नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलने का नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब दिमाग में एक ही आना चाहिए आपके, भूकंप। समझ में आ रहा है कि भूकंप ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फ्लड ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ठीक है, वो उनके एग्जांपल दिए नीचे। ठीक है, अब नया गढ़ी नया राज, प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब पीसी आइटम्स बोलते हैं इनको। प्रायर पीरियड आइटम्स मतलब क्या? पुराने सालों में हुई गलतियों का अब होने वाला है पश्चाताप। पिछले साल हम सैलरी प्रोवाइड करने भूल गए, पिछले साल हम 1,20,000 की सैलरी डेबिट ही नहीं करी, अब करो। पिछले साल हम 2 लाख रुपए की इनकम रेंट लेना ही भूल गए, अब लो। पिछले साल जो खर्चे इनकम आप लेना भूल गए, उनको अब लेने की बारी आती है। मतलब क्या? भूल चूक को माफ करने का है, पिछले साल हुए वाले एरर्स एंड कमीशन को अब सुधारने की बारी आती है। समझ में आ रहा है कि प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस व्हिच अराइज इन द करंट ईयर ड्यू टू एरर्स और ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। सिर्फ पिछला साल ही नहीं, उसके पिछले साल की भी 2 लाख की इनकम बाकी है, उसके पिछले साल की भी 2 लाख की एक्सपेंस बाकी है। जो भी पुराने बिसरे गीत है, जो भी पुराना बिसरा, जो भी आप भूल गए थे, चूक गए थे, और एरर हो गया था, ओमिट हो गया था, जो भी हो गया था पुराने सालों के खर्चे और इनकम को ये साल बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये साल में होने वाले खर्चे और इनकम जिनका एक्चुअली होना चाहिए था पिछले सालों के अंदर। The term PP items are defined refers only to the incomes or expenses which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of financial statement of one or more prior period. पिछले साल हुई वाली गलतियों को ये बार सुधारना है। तो पिछले साल का कैसा होगा? गलती है ना क्या? पिछले साल का प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो गया होगा या फिर अंडरस्टेट हो गया होगा, उसको ये बार सुधार। The term does not include other adjustment necessitated by circumstances which, though related to prior period, are determined in the current period. Arrear payable to workers as a result of revision of wages with retrospective effect. क्या हो गया? हमारा यूनियन के साथ में झगड़ा चालू था, यूनियन जो था ना वर्कर यूनियन, उनके और हमारी ठन गई थी। मतलब क्या? उन्होंने बोला हम स्ट्राइक करेंगे जब तक हमारे पिछले 2 सालों का भी पगार नहीं बढ़ाते। अभी पिछले सालों का भी पगार अभी बढ़ाओ, हम काम पे नहीं आते। हमने अब क्या करा? मरता क्या ना करता उसको सुनना ही पड़ा, मैनेजमेंट को सुनना ही पड़ा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पिछले सालों का भी पगार अभी बढ़ा है, पिछले सालों का भी पगार अभी बढ़ा है, क्योंकि अभी मैनेजमेंट का यूनियन से झगड़ा हो गया। पिछले सालों का पगार अभी बढ़ा है, ये एरर या ओमिशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाया है। ठीक है, ऑफ कोर्स प्रायर पीरियड आइटम आपको सेपरेट लाइन आइटम करके बताना पड़ेगा, कहीं भी इनका मिक्सिंग अलाउड नहीं है, तो इनका सेपरेट लाइन आइटम रहने वाला है। सेपरेट लाइन आइटम का मतलब क्या? कि जैसे ये बार की सैलरी 2 लाख थी, पिछले बार के जो भूल गए थे वो 1 लाख थी, तो आपको इसको ये बार बताना पड़ेगा अलग से। 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख मिक्स करना नहीं है, सेपरेट आपको लाइन आइटम बताना पड़ेगा। नो क्लबिंग। समझ में आ रहा क्या? जैसे पिछले साल की सैलरी थी 1 लाख जो हम भूल गए थे, ये बार की सैलरी थी 2 लाख, टोटल सैलरी होगी 3 लाख। तो क्या मैं 3 लाख बताऊं कि सैलरी हेड में? नहीं, पिछले साल की सैलरी 2 लाख, प्रायर पीरियड सैलरी 1 लाख, ऐसा दिखाना पड़ेगा। Prior period items are normally included in determination of net profit or loss for the current period. Of course, current year की profit and loss में उसको डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? कुछ लोग करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद में पीपी आइटम्स को बताते हैं, लेकिन ये अपने को करना नहीं है। तो ये आखिरी वाली लाइन काट कर सेपरेट लाइन आइटम करके आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। मतलब सैलरी पिछले साल की और फिर प्रायर पीरियड की सैलरी, ऐसा अलग अलग बताना पड़ेगा।
ये 2 लाख और ये 1 लाख। आउटर कॉलम में 3 लाख लगे तो निकाल सकते, लेकिन ये सेपरेटली दिखना चाहिए, समझना आना चाहिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना चाहिए। ये साल 2 ही लाख है, पिछले साल का 1 लाख बाकी। समझ में आ रहा है? पिछले साल की गलतियों को ये बार सुधारने को बोलते प्रायर पीरियड आइटम्स। ओके, अब जाते जाते 2 ही बातें बाकी है, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट और एक अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब क्या? बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट का? ये जैसे कि आप लोग डेप्रिसिएशन रहता है ना, डेप्रिसिएशन के अंदर यूजफुल लाइफ के हिसाब से आप लोग रहता, जैसे 1 लाख का कोई एसेट है ना, कोई एसेट का वैल्यू है 1 लाख रुपीज, आप उसको बोलते हैं कि ये है ना, ये 10 साल चलने वाला है, ये मेरा एस्टिमेट है, इसकी लाइफ 10 साल है। तो अपन लोग क्या करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन कितना आ जाता है उसका 10,000 है ना, 10,000 उसका हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाता। अब ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या हो जाता है, बहुत बार बदलती रहती है, चेंजेस इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये भी क्या हो गया फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट। पिछले साल जब एसेट लिया था हमको 10 लाख लगा था, अब वो ऑब्सोलेंस हो रहा तो हमको लगा वो 8 ही साल चलेगी। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम, ठीक है। प्रोविजन फॉर वारंटीज, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ग्रेचुइटीज, जितने भी अपन लोग प्रोविजन बनाते ये अंदाजा रहता, ये एक एस्टिमेट रहता, ये सारा क्या रहने वाला है आप लोगों का अकाउंटिंग एस्टिमेट। कंटिजेंसीज, बहुत बार आपने देखा होगा कंटिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन में क्रिस्टलाइज हो जाता या फिर प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ता, ये सब चलते रहता है। estimates of bad debts, estimates of inventory obsolescence, estimates of useful life of depreciable assets, and changes in method of depreciation। पहले WDV to SLM, SLM to WDV ये अकाउंटिंग पॉलिसी रहता था, लेकिन अब ये अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गया है। SLM से WDV, ये एग्जांपल में, ये एग्जाम में पूछते, SLM से WDV, WDV से SLM में चेंज करना, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो बदलते वो आप लोगों का अकाउंटिंग एस्टिमेट रहने वाला है। एस्टिमेट क्यों बदलना पड़ता? कंडीशन बदलती, बिजनेस एक्टिविटी का नेचर बदलता, नई नई इंफॉर्मेशन मिलती, इसके लिए आपको एस्टिमेट्स बदलते रहना पड़ते हैं। समझ में आ रहा? ठीक है, पढ़ो तो ये इतना एग्जांपल्स। सर जो कोविड सिचुएशन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है या फिर फिक्स्ड एसेट बेचना पड़ रहा है, तो सर ये ना तो ऑर्डिनरी है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसको एक्सेप्शनल ट्रीट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेप्शनल आइटम ही है। नहीं आपने सर, बट देखा ना कोविड सिचुएशन साक्षी, अगर अटैच रही हर चीज में, क्या बोल रहे हैं? कोविड सिचुएशन अटैच दी है हर क्वेश्चन में। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, पैसा नहीं बचा, फिक्स्ड एसेट बेचना पड़ा। वो तो कैसा है, कंपनी लॉस में आती थी तो भी आपको फिक्स्ड एसेट बेचना पड़ते थे। कोविड सिचुएशन के कारण लॉस हो रहा है, लॉस के कारण आप बेच रहे ना, मतलब इसके पीछे का हाँ। रीजन क्या है? कोविड नहीं, इसके पीछे का रीजन है लॉस। लॉस तो कल जाके भी और भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो भी लॉस हो सकता है। साक्षी, समझ में आ रहा? मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं बची, कुछ आपका प्रोडक्ट कोई लेता ही नहीं, तो भी लॉस हो सकता, तो भी फिक्स्ड एसेट बेचना पड़ सकते हैं। कोविड इज नॉट द अंडरलाइंग फैक्टर, ठीक है। ओके सर। The effect of change in an accounting estimate should be included in determination of net profit or loss. Effect of change in accounting estimate, एस्टिमेट बदलने के कारण मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्या फर्क हुआ? जैसे कि एग्जांपल देता मैं आपको, हमारा कैसा रहता मालूम है क्या? हमारा 1 CR का सेल था, ठीक है। पहले हम प्रोविजन फॉर वारंटी 2% करते थे, ठीक है। ये साल चेंजिंग सिनेरियो की वजह से हमारे बहुत ही प्रोडक्ट वापस आने लग गए, हमने ये साल से प्रोविजन फॉर वारंटी 4% कर दी। इसके वजह से क्या इफेक्ट आएगा पीएनएल के ऊपर बताओ तो देखो, अगर मैं पहले वाला एस्टिमेट इस्तेमाल करता था तो मुझे 2 लाख का प्रोविजन बनाना पड़ता था, नया एस्टिमेट इस्तेमाल करने की वजह से मुझे 4 लाख का प्रोविजन बनाना पड़ रहा, मतलब देयर इज एन एक्सेस प्रोविजन ऑफ 2 लाख, तो 2 लाख की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, ऐसा मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। डबल से बता देता मैं आपको ये इतना तो पता है सभी लोगों को यहाँ पे कि प्रोविजन फॉर वारंटी इज एन एस्टिमेट, इतना सभी लोग मानते क्या? यस और नो बोलो, इतना आप लोग मानते क्या कि एस्टिमेट करते ही रहना पड़ता है बिजनेस के लिए? समझ में आ रहा क्या? पिछले साल तक हमको 2% एस्टिमेट रहता था, ये बार से हमने 4% एस्टिमेट कर लिया। 2% एस्टिमेट करते थे तो सिर्फ 2 लाख रुपए का पीएनएल को डेबिट जाता था, मतलब प्रोविजन बनता था। 4% एस्टिमेट करने की वजह से 4 लाख का डेबिट करना पड़ रहा है,
कि चेंज इन एस्टिमेट करा ये साल, इसकी वजह से हमारा ये साल का प्रॉफिट अफेक्ट हुआ है, ये मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझा के सभी लोगों को कि क्या इफेक्ट हुआ इसके अंदर, एक बार ध्यान से देख लो, नहीं समझा मत पूछो। तुषार समझा गया? हाँ सर। कैसा है? एस्टिमेट बदल रहे, एस्टिमेट बदल रहे। क्या एस्टिमेट बदल रहे? 2% से 4% का प्रोविजन काय के ऊपर? सेल के ऊपर। तो 2 लाख से 4 लाख, 2 लाख रुपए ज्यादा कर दिया, 2 लाख रुपए ज्यादा किया तो ये बार का प्रॉफिट उतने से अपना कम। समझ में आ रहा? इसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेट का रिजल्ट बताना, या फिर एस्टिमेट की वजह से क्या चेंजेस हुए करंट प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, वो बताना आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा ना, एस्टिमेट बदला करके। द पीरियड ऑफ चेंज, पीरियड ऑफ चेंज, ये साल चेंज किया, मुझे बताओ ये साल क्यों चेंज किया, क्या था उसके पीछे के रीजंस। चेंजेस अफेक्ट दिस पीरियड ओनली, क्या यही पीरियड को अफेक्ट करेगा, क्या आगे भी पीरियड को अफेक्ट करेगा? 4% अपन ने हमेशा के लिए कर लिया, तो ये हमेशा अफेक्ट करने वाला है। The effect of change in accounting estimate should be classified using the same classification in the statement of P&L as was used previously। मतलब क्या कोई सेपरेट लाइन आइटम करना नहीं है। पिछले बार जैसा प्रोविजन अपन लोग बताते थे वैसा ही ये बार भी बताने का है। ऐसा नहीं कि 2 लाख का प्रोविजन पिछले साल के हिसाब से, 2 लाख का प्रोविजन ये बार के हिसाब से, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा क्या? नो सेपरेट डिस्क्लोजर एज सच रिक्वायर्ड। लिख लीजिए, नो सेपरेट डिस्क्लोजर। समझ में आ रहा है कि कोई भी सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं होना। पिछले बार जैसा प्रोविजन बनाते थे वैसा ही बनाना और बताना है, सिर्फ इफेक्ट आपको डिस्क्लोज करना है। The nature and amount of change in an accounting estimate which has material effect in the current period or which is expected to have a material effect in the subsequent period should be disclosed। डिस्क्लोज कर रहे, सेपरेट लाइन आइटम बनाने का बोल रहे कि पीएनएल के अंदर जैसा प्रायर पीरियड आइटम को बोलते थे अपन, नहीं, सेपरेट लाइन आइटम नहीं बनाने का है, आपको सिर्फ डिस्क्लोजर देने का है कि क्या उसका चेंजेस अपने पीएनएल के ऊपर हो रहा है। पीएनएल के अंदर कोई लाइन आइटम सेपरेट नहीं है, अकाउंट्स नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर कर सकते हैं क्या इफेक्ट हुआ, ये साल इफेक्ट क्या होने वाला है, अगले साल इफेक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, क्वांटिफाई करो। जैसे मैंने बोला 2 लाख का प्रोविजन 4 लाख हो गया, 2 लाख का प्रोविजन 4 लाख हो गया, तो मेरे को 2 लाख रुपए की एक्सेस प्रोविजन बनाना पड़ी, ये ऐसा बता दो, क्वांटिफाई कर दो। नहीं कर पा रहे आप क्वांटिफाई, लीव इट, कोई जरूरी नहीं। Whether restatement is required when there is change in accounting estimate, कोई रिस्टेटमेंट नहीं है पिछले साल के पीएनएल को, पिछले साल के इसको कोई भी रिस्टेट करना नहीं है, ये साल भी कोई रिस्टेट करना नहीं है। प्रोविजन जैसा बनाते थे वैसा ही बनाना है, पहले कम बनाते थे अब ज्यादा बना, इतना ही फर्क है। नो चेंजेस इन प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में? नहीं सर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया अब अकाउंटिंग पॉलिसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 ही अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंजेस आप लोगों के लिए है आपके इसमें पूरे इसमें, वो 2। पहली बात, अकाउंटिंग एस्टिमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या फर्क रहता है? देखो, एस्टिमेट मतलब क्या है? जजमेंट है कि इतना इतना मेरा अंदाजा है, 2% प्रोविजन है। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सर्टेन थिंग्स, लाइक मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी हो गया, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या? मेथड है, एक वे ऑफ डूइंग द थिंग्स है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? एक वे ऑफ डूइंग द थिंग्स है, ये आपका एस्टिमेट नहीं है, अंदाजा नहीं रहता, इसके अंदर पक्का पक्का रहता। समझ में आ रहा है? और अकाउंटिंग पॉलिसी जनरली अपन लोग चेंज नहीं करते, उसको चेंज नहीं करना चाहिए अनलेस अनटिल कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी तो। जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन, आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था कि फिक्स्ड एसेट आप लोग बुक वैल्यू के ऊपर कैरी फॉरवर्ड करते हो, उसके ऊपर से अपन लोग डेप्रिसिएशन कम करते रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है, अमेरिका के अंदर बोलो, यूरोप के अंदर बोलो, वो लोग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे फिक्स्ड एसेट को फेयर वैल्यू मतलब जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू उसके ऊपर वो आगे लेके जाते हैं, मार्केट के अंदर बेच के कितना पैसा मिलेगा, एक तरीके से फेयर वैल्यू मार्केट के अंदर उसके ऊपर लेके जाते हैं। अब AS10 ने भी बोल दिया कि आप लोग अपना मेथड ऑफ वैल्यूएशन फिक्स्ड एसेट आइदर बुक वैल्यू के ऊपर लेके चलो या फिर फेयर वैल्यू के ऊपर लेके चलो। तो पहले अपन लोग बुक वैल्यू के ऊपर लेते थे फिक्स्ड एसेट, अब अपन ने उसको चेंज कर दिया फेयर वैल्यू के ऊपर। तो ये क्या हो गया? अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जैसे हम क्या करते थे, इन्वेंट्री का जब वैल्यू करते थे, इन्वेंट्री का जब मैं कॉस्ट फॉर्मूला बताता था, कॉस्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग। कॉस्ट फॉर्मूले के अंदर पहले मैं क्या करता था मालूम है क्या? कि इन्वेंट्री के साथ में उसका जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी लेता था। जैसे 100 रुपए की इन्वेंट्री, ठीक है, 100 रुपए की कॉस्ट है, उसके अंदर उसको मेरे को ना 5 रुपए उसको स्टोरेज करने के लिए लगते, तो मैं मेरी इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना निकालता था मालूम है? बुक्स के अंदर 105 रुपए।
ये पहले मेरा कॉस्ट फॉर्मूला था। कॉस्ट फॉर्मूला मतलब किस तरीके से आप मेरे इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो। 100 रुपए की इन्वेंट्री, उसका कॉस्ट, उसका फिर स्टोरेज कॉस्ट, कितना हो गया इन्वेंट्री का टोटल वैल्यू, 105 रुपए मेरा इन्वेंट्री का फाइनल वैल्यू दिखता था कॉस्ट। ठीक है, अब क्या हो गया कि AS2 आ गया। AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ का है, वो बोलता स्टोरेज कॉस्ट को बोले इन्वेंट्री में लेना नहीं चाहिए क्योंकि इन्वेंट्री को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इट इज नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इन्वेंट्री को बनाने के लिए उसका कोई भी हक नहीं है। तो पहले जो 105 की इन्वेंट्री रखता था मैं, अब 100 की लाई, मैं स्टोरेज कॉस्ट अब इंक्लूड नहीं करता, सिर्फ मैं 100 रुपए रखता, 5 रुपए इंक्लूड नहीं रखता। तो अब कैसा हो गया, 105 की इन्वेंट्री की वैल्यू थी भी स्टोरेज कॉस्ट, अब मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज करा। मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरीके से चेंज हुई कि आई एम नॉट इंक्लूडिंग द स्टोरेज कॉस्ट इन द इन्वेंट्री। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? ये पहले था स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड करना, अब से स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना। ये मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है। अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार बना ली ना, उसको लंबे समय तक के आपको चलना पड़ता है। कब चेंज करना, देखो, a change in accounting policy should be made only if adoption of different accounting policies required by statute, law बोलता है, compliance with accounting standard है, या considered कि ये change आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की ताकत रखता है। मतलब कब आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है, एक तो लॉ बोलता हूँ ये, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता हूँ, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे मैंने बोला कि 105 से मैं 100 पे कर रहा, पहले स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड करता था, अब नहीं करता क्योंकि ये मेरा AS बोलता है AS2। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो चेंज होने वाला है, इसको क्या बोलते हैं, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। समझ में आ रहा है? वैसे ही फिक्स्ड एसेट पहले 105 का था क्योंकि उसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन बाहर क्या हो गया, 200 रुपए उसका फेयर वैल्यू। मैं अब सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू के ऊपर लेके चल रहा। अब ये मैं क्यों कर रहा बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू, क्योंकि ये मेरा AS बोलता है, मन से हिसाब से नहीं, मेरा AS बोल रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, AS बोल रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि AS बोल रहा इसके लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी कोई नहीं। तो कब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाना, एक तो स्टैच्यू बोलता हूँ मतलब लॉ, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता हूँ, या फिर मोर बेटर प्रेजेंटेशन, या फिर यूजर्स को ज्यादा जानकारी मिलने वाली होगी तो ही आप लोगों को अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज अलाउड है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे, पहले हमें ना फिक्स्ड एसेट को WDV के ऊपर लेके चलते थे, ये बार से हमको क्या समझा पता है कि WDV मेथड हमारी बराबर नहीं लग रही हमको, अब हम उसको है ना SLM के ऊपर लेके चल रहा। अब हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल दी, तो अब ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो मैं बदल रहा, क्या ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर आएगा क्या? बोलो तो। पहले हम SLM पे चलते थे, फिक्स्ड एसेट में वैल्यूड एट कॉस्ट लेस SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अब हमने उसको WDV पे ला लिया। WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम अब लोग फॉलो कर रहे हैं। बताओ तो ये भी क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी? यस सर। नो यस सर। नो सर। एक मिनट, यस किसने बोला और नो किसने बोला? सर श्रेयरी यस। यस बोल रहे आप, क्यों? सर वो अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, SLM पे लेना कि WDV पे लेना, हम अरे मेरे चेंज कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पे क्या बताया मैंने अभी आपको, चेंजेस इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम SLM टू WDV और WDV टू SLM, या कोई भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होंगी, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इससे क्या फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बदल जाने वाली है कि डेप्रिसिएशन बदलने से? नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर तो डेप्रिसिएशन एक और एक मेथड का दूसरे मेथड का सेम ही रहने वाला है ना। हर एक मेथड डेप्रिसिएशन क्या करती, कॉस्ट को धीरे धीरे खाती, कोई ज्यादा खाती कोई कम खाती, लेकिन अल्टीमेटली सब खानी पहले। तो ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर बदलाव, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन बदल रहा, कि एसेट की वैल्यू बदल रही है क्या? नहीं, ध्यान किधर है श्रीहरि, ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट थोड़ी है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट कहते हैं एक तो कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू, वो बदलाव है तो अकाउंटिंग पॉलिसी है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट रिगार्डेड एज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लिख के भी दिया, बोला तो भी आप लोगों के ध्यान में नहीं रहता। ठीक है, आगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज टू चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेन अ चेंज हैज मटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड। ये चेंज की वजह से करंट पीरियड के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, तो नेचर ऑफ चेंज, फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ सच चेंज और अमाउंट कितना उससे फर्क पड़ रहा है। जैसे मैं बुक वैल्यू के ऊपर एसेट्स को लेके जाता, ठीक है, एसेट्स की बुक वैल्यू थी लगभग 2 CR, ठीक है, अब मैं उनको काय के ऊपर लेके जा रहा, फेयर वैल्यू की। फेयर वैल्यू है उनकी 20 CR, तो इसका देखो कितना बड़ा मटेरियल इंपैक्ट हो रहा है, एकदम 18 करोड़ रुपए यहाँ पे
रिवैल्यू होने वाला है। आपको ये बताना पड़ेगा कि नेचर ऑफ चेंज क्या है, बुक वैल्यू टू फेयर वैल्यू। फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हो रहा, 18 करोड़ से एसेट का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, ये अमाउंट आपको बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ चेंज यहाँ पे बताना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो गया मालूम है, ये साल बुक वैल्यू, अगले साल फेयर वैल्यू, ऐसा नहीं, अब फेयर वैल्यू पे ही आना, जिंदगी भर फेयर वैल्यू पे ही लेके घूमना पड़ेगा। बुक वैल्यू पे है तो बुक वैल्यू पे लो, बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू एक बार कर सकते, लेकिन ये साल फेयर वैल्यू, अगले साल बुक वैल्यू, फिर कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसा करना नहीं है। एक बार ले लिया सो ले लिया, बहुत ही रिक्वायरमेंट होंगी तो ही चेंज हो सकता है। चेंज हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन लेटर पीरियड, अगले सालों में भी फर्क जाने वाला है तो आपको वो बताना पड़ेगा। नेचर ऑफ चेंज, किस तरीके से चेंज किया, मेथड ऑफ वैल्यूएशन इन्वेंटरी के अंदर ये कॉमन हो सकता है। इन्वेंटरी का मेथड ऑफ वैल्यूएशन बदलते रहता है। समझ में आ रहा है आपको? आपने ये दो चेंजेस याद कर लेना, रख लेना, ध्यान में रख लेना। इसके अलावा और अकाउंटिंग पॉलिसी का जनरली कोई चेंज आपको पूछते नहीं, ये दो ही चेंज पूछते। समझ में आ रहा है? Whether restatement is required when there is change in accounting policy? Yes, आपको restatement मतलब पिछले साल के फिगर्स को किस तरीके से रिस्टेट करके आपको बताना पड़ेगा। ये अपन जब लोग अर्निंग पर शेयर देखते हैं ना, तो जब अपन लोग देखेंगे क्या रिस्टेटमेंट मतलब क्या रहता है, पिछले साल के प्रॉफिट को रिस्टेट करना पड़ता है। अपन जब अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, पिछले साल का जो अर्निंग पर शेयर या फिर प्रॉफिट जो रहता है वो कैसे रहेगा, वो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से निकाला रहेगा अर्निंग पर शेयर, ये बार का फेयर वैल्यू के हिसाब से निकाला रहेगा। तो ये सब लोग बातें अपन लोग देखेंगे कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से रिस्टेट किया जाता है। रिस्टेट करना मतलब पिछले साल के फिगर्स को एक बार और वेरीफाई करना और डबल से उनका कैलकुलेशन करना है, गोइंग टू चेंजेस इन दी कंडीशन एंड समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो अब आपका होमवर्क, आज अच्छा खासा होमवर्क देता मैं आप लोगों को। ये 20 क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ के आना है। समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव इन नेचर भी है, मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। समझ में आ रहा क्या कि ये बैड डेट का प्रोविजन का परसेंटेज बदल रहा, या फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल रहा, चेंजेस इन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट बदल रहा, ये सब क्वेश्चंस है। इतने क्वेश्चंस आप लोगों को करके आना है ताकि कल अपन लोग फटाफट डिस्कस कर ले, या फिर मेरा जमा तो मैं खुद ही डिस्कशन इसका एक वीडियो बना के मॉर्निंग में डाल देता। लेकिन आप लोगों को ये प्लीज इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं, 1 घंटे के ऊपर नहीं लगता, छोटे छोटे क्वेश्चंस। दूसरी बात ऐसी कि क्या आपको वो इसके AS4 के आपने क्वेश्चंस देख लिए क्या? पूरे AS4 के क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए क्या? किसी का कोई AS4 का भी क्वेश्चन बाकी होगा तो प्लीज मुझे मैसेज कर दो, कोई बाकी होगा तो मैं उसको इंडिपेंडेंटली फोन करके बता दूं। ठीक है, चलो राम सर का लेक्चर है आपका। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।